नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। एक इंपॉर्टेंट खबर आई है द हिंदू में, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी चाइल्ड फ्री फॉर एडॉप्शन इन इंडिया 13 पेरेंट्स वेट इन लाइन, ये खबर है और इसको विस्तार से हिंदू ने छापा है। साथ ही एक RTI भी हिंदू ने दायर किया था और उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसका जो जवाब आया है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, एवरी चाइल्ड फ्री फॉर एडॉप्शन इन इंडिया, इसका मतलब है कि एक बच्चा जो कानूनी रूप से स्वतंत्र है एडॉप्शन के लिए, जिसको गोद लिया जा सकता है, उस पर अगर बात करें तो 13 पेरेंट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने आवेदन किया है कि गोद लें। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी चल रही है कि एक बच्चे को गोद लेने का पूरा एवरेज डिले जो प्रोसेस चल रहा है वो 3.5 साल का वक्त लग सकता है। यानी आज अगर आप एक बच्चा गोद लेना चाहें तो 3.5 साल लग जाएंगे आपको बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरा करने में। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक संस्थान है कारा, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि एपेक्स बॉडी है इस एडॉप्शन के पूरे प्रोसेस को करने के लिए। कारा की भूमिका क्या है, कारा किस एक्ट के तहत काम करता है, और इंडिया में 2 एक्ट हैं जिसके तहत एडॉप्शन होता है, उन दोनों एक्ट में अंतर क्या है, इसमें से एक ही एक्ट में कारा की भूमिका आती है। तो आइए इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं और अपनी समझ को बेटर बनाते हैं। खबर मैंने बताई, फिर से मैं बताऊं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखने को मिलता है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है भाई? बच्चे जो कानूनी रूप से गोद लेने के लिए जिनको अनुमति दी गई है, जो मौजूद हैं, वो काफी कम है, लेकिन बड़ी संख्या में उन बच्चों को गोद लेने के इच्छुक पेरेंट्स अवेलेबल हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। ये एक विरोधाभास दिख रही है और संसदीय पैनल ने 2022 में इसे विरोधाभासी स्थिति बताया भी था। सुप्रीम कोर्ट तो नाराजगी व्यक्त कर चुका है इस पर 2023 के एक मामले में, और कारा को फटकार भी लगा चुका है। द हिंदू ने एक RTI दिया था और RTI के जरिए आंकड़े जो आए उसमें 2021 और 2025 के आंकड़ों का जो कंपैरिजन बताया गया है वो देखिए। 2021 में जो पंजीकृत भावी माता पिता थे कारा पोर्टल पर, वो थे 26,734, और जो बच्चे अवेलेबल थे कानूनी रूप से वो थे 2430। यानी हर एक पेरेंट के ऊपर, प्रत्येक बच्चे के लिए, हर पेरेंट्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। यानी 11 पेरेंट्स अवेलेबल थे एक बच्चे के लिए। यह आंकड़ा 2025 में आते आते 13 से 14 पेरेंट्स हो गए एक बच्चे के लिए। कैसे हो गए? क्योंकि जुलाई 2025 तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, संभावित माता पिता की संख्या बढ़कर हो गई 36,381। गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र बच्चों की संख्या बढ़कर 2652 ही हुई। तो इसलिए 13 से 14 भावी माता पिता हो गए हर बच्चे पर। यही कॉन्ट्राडिक्शन लगातार इंडिया में कंटिन्यू है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है, चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं दिखता। जबकि एक और कॉन्ट्राडिक्शन रिपोर्ट में देखिए, वर्ल्ड ऑर्फन रिपोर्ट 2020 बताता है कि भारत में 3.1 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, और जो गोद लेने के लिए स्वतंत्र बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अनाथ बच्चे ही होते हैं। तो एवरेज डिले 2017 में जो 1 वर्ष था वो बढ़कर 2022 में 3 वर्ष हुआ, और अब वर्तमान में लगभग 3.5 वर्ष है। यह भी ट्रेंड बताता है कि 2017 से अगर 2025 के डेटा को देखें तो ये एवरेज डिले भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2021 में संशोधित। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बाल देखभाल संस्थानों का जिक्र है। ये बाल देखभाल संस्थान क्या करते हैं? यहां बच्चों को रजिस्टर करके इन बच्चों को ये संस्थान रखते हैं। 22,000 से ज्यादा बच्चे इन CCIs में हैं। ठीक है, और ये गोद लेने के लिए जो कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की एक प्रक्रिया अपनाते हैं CCI, इनमें 22,000 से ज्यादा बच्चे हैं। जो 2025 में 2652 बच्चे अवेलेबल हैं कानूनी रूप से जो मौजूद हैं गोद लेने के लिए, उनकी तुलना में इनका नंबर 8-8.5 गुना ज्यादा है। इतना बड़ा अंतर आता है। और CCI में कौन से बच्चे आते हैं? ज्यादातर ऑर्फन होते हैं। जो रिपोर्ट में मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी भारत में 3.1 करोड़ बच्चे अनाथ हैं। फिर परित्यक्त बच्चे, यानी जिनको माता पिता ने छोड़ दिया, वे बच्चे जिनके माता पिता अभिभावक पालन पोषण में योग्य ही नहीं है, या फिर उन्होंने ऑर्फेनेज में डालकर और फिर वो आते नहीं मिलने, ऐसे बच्चे हैं। तो ज्यादातर ऐसे ही बच्चे CCI में हैं। आगे बढ़े, कारा के बारे में जाने, एक्ट के बारे में जाने उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर पता है, चाहे तो आप वहां जुड़ जाएं। और अगली बात, प्रतिज्ञा बैच जो अगला आ रहा है उसमें पॉलिटी के साथ मैं आऊंगा पढ़ाने। 25 जुलाई से इस बैच की शुरुआत है शाम में 6 बजे। तो पॉलिटी के साथ इस बैच की शुरुआत हो रही है मेरे साथ। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं, अमृत लाइव कोड यूज करना पड़ेगा। यह बैच 9,999 रुपए से ही शुरू है। कैसे इस बैच में एडमिशन लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए, डेट शीट वगैरह देखिए सब कुछ, और फिर फाइनली अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन लीजिए। बैच 2026 के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन बैचेस 27 और 28 के लिए भी उपलब्ध हैं, वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए, ऑल अबाउट कारा, यह भी द हिंदू की ही एक रिपोर्ट है और बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है कारा के बारे में। इंडियाज एडॉप्शन रेगुलेशन बॉडी है कारा। पहली चीज तो यह है कि भाई जो एडॉप्शन के लिए नियंत्रित करने वाली बॉडी है
वो है कारा। कारा की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और ये ध्यान रखिए कि ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। लेकिन इंडिया में चाइल्ड एडॉप्शन 2 कानूनों द्वारा गवर्न होता है। ये 2 कानून में पहला कानून है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें हिंदू तो हैं ही, जैन, सिख और बौद्ध भी शामिल हैं। और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसको जेजे एक्ट कहते हैं प्रचलित भाषा में। तो जेजे एक्ट के अधीन भी एडॉप्शन का काम होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि यह सिर्फ हिंदू पेरेंट्स के लिए है और हिंदू बच्चों के लिए। यानी जो एडॉप्ट करना चाहते हैं पेरेंट्स वो भी हिंदू होने चाहिए, और जो बच्चे एडॉप्ट होने के लिए कानूनी रूप से तैयार हैं उनका भी हिंदू होना जरूरी है। तो ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इस तरह का प्रोविजन करता है। ऑब्वियसली ये सबके लिए नहीं है। तो सबके लिए कौन सा है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके तहत कारा काम करता है। कारा की भूमिका सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाले में ही है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से नहीं अपनाई जाती। कैसे अपनाई जाती है भाई? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कहता है कि हिंदू वयस्क एडॉप्ट करेंगे। पहली चीज तो एक रिक्वायरमेंट हो गई कि हिंदू जो वयस्क लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वही एडॉप्ट कर सकते हैं। किस बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं? पहले से ही कोई एडॉप्टेड ना हो, यानी एडॉप्शन उनका ऑलरेडी ना हो, सेकेंड एडॉप्शन एक ही व्यक्ति का ना हो जाए, अविवाहित होने चाहिए बच्चे, और 15 साल से बच्चे की आयु कम होनी चाहिए। एक और अंतर है कि अगर पुरुष कोई एडॉप्ट करना चाहता है किसी बच्ची को, लड़की को, तो इस पुरुष की उम्र इस बच्ची से 21 साल ज्यादा होनी चाहिए। और सेम महिला के लिए भी है कि अगर कोई महिला किसी बच्चे को मतलब लड़के को अडॉप्ट करना चाहती है तो इस महिला की उम्र 21 साल उस बच्चे से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि बच्चों का शोषण ना हो, इसलिए यह रखा गया है। दूसरा, अगर अडॉप्ट करने जाते हैं, हिंदू पुरुष अडॉप्ट करने जाता है, तो अगर विवाहित है तो महिला जिससे वो विवाहित है उसकी सहमति अनिवार्य है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सहमति अनिवार्य है। सेम बात अगर कोई पुरुष जाता है तो महिला की सहमति अनिवार्य है, और अगर कोई महिला जाती है अडॉप्ट करने तो पुरुष जिससे वो शादीशुदा है उसकी सहमति अनिवार्य है। यह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कहता है। लेकिन इसमें लिमिटेशन यही है, ये हिंदू वयस्कों द्वारा अडॉप्शन मेथड है और हिंदू बच्चे होने चाहिए, यह भी बात है। हेग कन्वेंशन 1993 के हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन पर कारा ने हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर क्यों किया गया है? जो इस देश के बाहर जो लोग रहते हैं, अगर वो इंडिया में बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यह कन्वेंशन है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार गोद लेने की सुविधा प्रदान करता है। तो इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर ऑलरेडी 2003 में कर दिया है। 1993 का हेग कन्वेंशन है, कारा इसका हस्ताक्षर करता है। क्यों ऐसा किया गया है भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार भी बच्चों के गोद लेने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। अब वो रीजन चाहे जो भी हो सकता है, एक बड़ा रीजन तो इनफर्टिलिटी रहा है हमेशा से। मतलब उम्र ज्यादा हो गई, माता पिता जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उनकी उम्र ज्यादा हो गई, वे अपना बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। कई बार अन्य भी रीजंस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी का रीजन रहा है। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल में या फिर जनसंख्या के लिए कंसर्न को लेकर या फिर बहुत तरह के वैचारिक जो बदलाव आ रहे हैं, सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, इसमें चेंजेस जो आ रहे हैं, इसके तहत एडॉप्शन का रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार गोद लेने की यह सुविधा जो हेग कन्वेंशन देता है, उसका मेन रीजन क्या है कि बाहर बच्चों के अपहरण, बिक्री या तस्करी को रोकना इसका मकसद है। जब आप लीगल मेथड रखेंगे तो फिर इलीगल वे में ऐसा काम नहीं होगा। और भारत ने 2003 में इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। कारा कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कारा का असली काम है मॉनिटरिंग और रेगुलेशन करना कुछ एजेंसीज पर, और इन एजेंसीज के थ्रू कारा अपना एडॉप्शन का पूरा इस प्रोसेस को पूरा करता है। ये एजेंसीज कौन कौन सी हैं? एक जैसे कारा है सेंटर एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, वैसे ही स्टेट में स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज होती हैं जिसको हम सारा बोलते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्टिव यूनिट्स SAA, CWC, DPUs, ये वो एजेंसी हैं जिन पर कारा का पूरा काम डिपेंडेंट है। कारा इन्हीं के थ्रू आगे बढ़ता है। फिर इसी तरीके से फॉरेन में एडॉप्शन के लिए ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी भी है। 2015 में एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था जिसका नाम है केयरिंग्स, और केयरिंग्स प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जिसमें ऐसी 469 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज हैं। यानी ये जो SAA है जिसके जरिए कारा काम करता है, ये कोई एक एजेंसी नहीं है किसी एक स्टेट में, बल्कि टोटल 469 एजेंसीज SAA अवेलेबल हैं जो कारा के साथ प्लेटफॉर्म पर
रजिस्टर्ड हैं केयरिंग्स में। इसी तरह 625 डीपीयूज हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, ऑब्वियसली हर एक डिस्ट्रिक्ट में। 34 स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज हैं सारा। इस तरह से ये 2018-19 की रिपोर्ट है, इसके तहत केयरिंग्स में इतनी सारी एजेंसीज रजिस्टर्ड हैं। और इन जो एजेंसीज हैं इनकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन का काम कारा के अंडर में है। तो कारा एपेक्स बॉडी है इस मामले में। काम कैसे करता है कारा? देखिए, माता पिता खुद को केयरिंग्स पर रजिस्टर करा देते हैं पहले कि भाई मुझे अडॉप्ट करना है, बच्चे की रिक्वायरमेंट है। होम स्टडी रिपोर्ट केयरिंग्स पर अपलोड की जाती है। जो एजेंसीज हैं एसएए जाकर होम स्टडी रिपोर्ट करती है, मतलब उन माता पिता अभिभावकों के घर पर जाती है जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति देखती है, उनकी सामाजिक स्थिति देखती है, बाकी सारे पैरामीटर्स पर उनको जज करके होम स्टडी रिपोर्ट केयरिंग्स पर अपलोड कर दिया जाता है। और इसमें जो लोग अनुपयुक्त पाए जाते हैं कि भाई आपको हम बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं दे सकते, उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनको रीजन भी बता दिया जाता है। हो सकता है किसी के पास उतना अच्छा वेल्थ जनरेशन ना हो ताकि वो बच्चे को ठीक से केयर कर पाए इस आधार पर, या फिर हो सकता है किसी के घर में मारपीट होती हो, डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगे हुए हों, इस आधार पर किसी भी तरीके का स्वीकरण जो है उसको बता दिया जाता है। और जिनको लिस्ट कर लिया जाता है कि ये प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इस गोद लेने के लिए रिजर्व कर लेना होता है कि भाई ये बच्चा हम गोद लेना चाहते हैं। ठीक है, तो केयरिंग्स के जरिए जो ई गवर्नेंस का जो पोर्टल है उसके जरिए एसएए गोद लेने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है और अदालत में एक पिटीशन डाल देता है। और कारा इसके बाद जब एडॉप्शन का पूरा प्रोसेस हो जाए तो 2 साल की अवधि तक पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप करता है जाकर कि बच्चे की स्थिति ठीक है, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, उसको अच्छी परवरिश मिल रही है, उसकी अच्छी सुविधाएं हैं, ये सब पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप्स होते हैं। अब है कारा के सामने चुनौतियां क्या हैं। देखिए, बच्चों को सुरक्षा के दायरे में लाना, यही पहला काम है कारा का, कि जो बच्चे एडॉप्शन के लायक हैं, मान लीजिए कोई बच्चा अनाथ है, उसको एडॉप्शन के लिए अगर कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करना है तो उसको पहले तो सेफ दायरे में ले आना होगा। अलग अलग जगह से बच्चे रेस्क्यू कराए जाते हैं, उन्हें गोद लेने के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित करना, यह भी एक इंपॉर्टेंट काम है, और सुनिश्चित करना कि उन्हें वास्तव में गोद लिया गया। यही 3 प्रोसेस है जो कारा को करना होता है अल्टीमेटली एडॉप्शन के पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए। लेकिन चुनौतियां क्या क्या हैं? पहली चुनौती तो है कि भाई बुनियादी ढांचे की बहुत कमियां हैं और जागरूकता का भी अभाव है एडॉप्शन को लेकर। दूसरी बात, ये जो एजेंसीज जिन पर कारा रेगुलेशन करता है, नियंत्रित करता है, एसएए, सीडब्ल्यूसी, इन एजेंसीज की अपनी जो कार्यप्रणाली है वो खराब है और इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स हैं, जिसके कारण बच्चों की पहचान करने में ही ये एजेंसीज विफल हो जाती हैं। इसलिए आप देख रहे हैं नंबर्स कितने कम हैं जिन बच्चों की पहचान की गई है कि ये बच्चे कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किए गए हैं। भ्रामक कानून और अदालतों में चलने वाली जटिल प्रक्रियाएं भी इसको प्रभावित करती हैं। कानून को लेकर भाई बहुत वेग कानून में प्रोविजंस हैं और इसके चलते भी डिले होते जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि कारा की कठिन प्रक्रिया लोगों को गोद लेने से रोकती है। कारा ने इतना लेंदी प्रोसेस बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नाराजगी जता चुका है। इवन एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कारा की तरफ से दिया जाता है। इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का प्रोसेस इतना लेंदी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कारा गोद लेने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करना इतना कठिन नहीं बना सकता। तो कारा के सामने ये सारी चुनौतियां हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर किसी वीडियो में और भी पक्ष पर इसके बात करेंगे। लेकिन क्विज देख लीजिए, डेली क्विज 28। कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कारा को बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के तहत स्थापित किया गया। यह किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सी ऑप्शन है, कारा केवल अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने के लिए उत्तरदायी है, घरेलू गोद लेने का नियमन राज्य सरकारें करती हैं। और डी है, कारा का गठन बाल विकास मंत्रालय के तहत नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के तहत किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज।
प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू IAS हिंदी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।